आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं, जिसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं स्वस्थ जीवन का सूत्र, परिश्रम अधिक, भोजन कम। भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी से लंबी उम्र में भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने और पर्याप्त चुस्त दिखने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने उस सूत्र को प्रकट किया, जिसको अपनाकर वे इस 70 से ऊपर की आयु में भी युवकों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने बताया, कम खाओ और अधिक काम करो। इसी सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित करके वे अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सके। कार्नेल विश्वविद्यालय में सन 1930 में एक प्रयोग किया गया था। कुछ चूहों को खाने की मनमौजी छूट दे दी गई। कुछ को इतना खिलाया गया कि वे जीवित रह सकें, मतलब उतनी ही मात्रा दी गई कि जिससे वे जीवित रह सके। प्रयोगकर्ता ने घोषित किया कि अधिक खाने वालों की तुलना में कम खाने वाले चूहे दुगने दिन तक जिए। शिकागो में भी आहार की कमी और वेशी के संबंध में चूहों पर प्रयोग चले। अपने प्रयोग के आधे चूहों को हर दिन बिना नागा भोजन दिया गया और आधे चूहों को एक दिन भोजन एक दिन उपवास के क्रम से खाना खिलाया गया। निष्कर्ष यह निकला कि उपवास करने वाले चूहे 20% अधिक समय तक जिए। इस परिणाम से उपयुक्त दोनों प्रयोगकर्ता इतने अधिक प्रभावित और उत्साहित हुए कि उन्होंने स्वयं भी एक दिन उपवास एक दिन भोजन का क्रम अपना लिया। आहार में सात्विकता का यदि समुचित ध्यान रखा जाए, उसमें तामसिकता की मात्रा न बढ़ने दी जाए, तो उन रोगों से सहज ही बचाव हो सकता है जिनकी चिकित्सा में बहुत धन खर्च और बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। वनवासी अनेक असुविधाओं के रहते हुए भी केवल इसी एक आधार पर स्वस्थ और सबल बने रहते हैं कि उन्हें चटोरेपन की बुरी आदत नहीं होती और कुपथ्य नहीं करते। जीभ पर काबू रखना रोगों के आक्रमण से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने जनता में बढ़ते हुए हृदय रोगों का प्रधान कारण कुपथ्य घोषित किया है। शराब, सिगरेट, चाय, कॉफी की भरमार से रक्त में जो अतिरिक्त उत्तेजना उत्पन्न होती है, उससे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। अनिद्रा का रोग लग जाता है। चिंता और उद्वेग की परिस्थितियां विलासी और स्वार्थरत जीवन क्रम में पैदा की, जिससे रक्तचाप बढ़ा है। एक दूसरे के प्रति मैत्री और वफादारी शिथिल पड़ गई है। इससे जीवन में आई नीरसता से व्यक्ति को मानसिक रूप से शून्यताग्रस्त कर दिया है। यह मनोदशा क्रमशः सनक, शक्तिपन, अर्ध विक्षिप्त स्थिति तक ले जाती है। इस तरह के मानसिक रोगों की बढ़ोतरी आज तेजी से चलती चली जा रही है। इस पर कुपथ्य का प्रचलन तो और भी दोहरी विपत्ति उत्पन्न कर रहा है। हृदय रोगियों के आहार का निष्कर्ष यह निकला कि 40 से 50 वर्ष की आयु वाले लोगों में जो चिकनाई और चीनी कम सेवन करते थे, उनमें से लाख पीछे लगभग 196 को हल्के दौरे पड़े, जबकि उसी आयु के अधिक चीनी और अधिक चिकनाई नमक खाने वालों में से लाख पीछे लगभग 642 को हृदय रोग के दौरे पड़ते थे, और वह भी तेज कष्ट साध्य। 50 से ऊपर की आयु में हृदय रोग अधिक होता है, पर उसमें भी उपरोक्त दो वस्तुएं कम खाने वालों को कम और अधिक खाने वालों को इस प्रकार के दौरे की संभावना अधिक रहती है। सात्विक, सुपाच्य, स्वल्प और स्वच्छ आहार करने की यदि नीति अपनाई जाए, भूख से कम और नियत समय पर खाया जाए, निरंतर श्रम संलग्न रहा जाए, हंसते खेलते दिन बिताया जाए, तो निसंदेह हम निरोग दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बता रहे हैं हमारे स्वास्थ्य का विटामिनों से संबंध। तो ये आप सब एक कॉपी और पेन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है किस किस विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और हमें शायद उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं हमारे स्वास्थ्य का विटामिनों से संबंध। प्रारंभ में विटामिन बी के नाम से पहचान की गई, परंतु विटामिन बी के अनेक प्रकार खोजे जा चुके हैं। अतः अब विटामिन बी
समुदाय बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। मतलब बी कॉम्प्लेक्स जो हम लेते हैं वो बेसिकली विटामिन बी का सारे विटामिन उसमें होते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं। विटामिन B1, यह मुख्य रूप से चावल के लाल कण भूसी में होता है। यह जल में घुलनशील है। इसे थियामिन हाइड्रोक्लोराइड भी कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से कार्बोहाइड्रेट का अवचूरण ठीक तरह से शरीर में नहीं हो पाता। अवचूषण, इस विटामिन की कमी से कार्बोहाइड्रेट का अवचूषण ठीक तरह से शरीर में नहीं हो पाता है। फलतः रक्त में विषैला तत्व पायरुविक एसिड जमा हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को ठीक, स्वस्थ, सबल बनाने के लिए इस विटामिन का महत्व अधिक होता है। विटामिन B1 जठर अग्नि बढ़ाता है, जिससे भूख लगती है। भोजन को पचाने में लाभप्रद भी है। विटामिन B1 स्नायुओं, ज्ञान तंतुओं, मांसपेशियों, पाचक ग्रंथियों, गुर्दों, लिवर अर्थात यकृत तथा हृदय को बल देता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी से बचाता है। यह आंतों की श्लेष्मिक कला को मजबूत बनाता है। तो विटामिन B1 हमारे लिए कितना स्वास्थ्यदायक है ये हमने देखा। अब इसमें बता रहे हैं गुरुदेव, ये तो उन्होंने बता दिया क्या क्या फायदे होते हैं। अब बता रहे हैं कि विटामिन B1 की कमी से क्या क्या विकार हो सकते हैं। जब यह विटामिन घट जाता है तो ब्लड सेल से रक्त का तरल भाग स्रावित होकर बाहर निकलने से शरीर में सूजन पैदा होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। यह रोग सारे शरीर को कमजोर कर देता है। पॉलिश किया हुआ चावल, दाल आदि अधिक खाने से यह रोग होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिन खाद्य अनाजों पर पॉलिश है वो हमें नहीं खाने चाहिए। थकावट महसूस होती है, श्वसन की गति तेज हो जाती है, हाथ पैरों के तलुए में जलन, हार्ट अटैक, निम्न रक्तचाप, जीभ पक जाना, अनिद्रा, उल्टी, चक्कर, ऐंठन, कमर दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, त्वचा में रुक्षता, दस्त, गर्दन की अकड़न, कानों में सनसनाहट, हाथ पैरों में दर्द, स्मरण शक्ति की कमी, चिंता, रक्ताल्पता, मानसिक विकार, शिजोफ्रेनिया, रक्त नलिकाओं के विकार, गर्भावस्था के विकार आदि रोग पैदा हो जाते हैं। देखिए विटामिन बी की कमी से कितने सारे रोग हो जाते हैं केवल एक इस विटामिन की कमी से। अब गुरुदेव बता रहे हैं इसके स्रोत क्या क्या हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके स्रोत हैं सलाद, बैंगन, पालक, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, अरबी, मूली, शलजम, प्याज, आलू, हरी सब्जियां, अंकुरित अन्न, खमीर, मटर, चावल के लाल कण तथा गेहूं का चोकर, बादाम, मूंगफली, अखरोट, छिलका सहित दालों एवं दूध में पाया जाता है। आसव अरिष्ट में भी पाया जाता है। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं विटामिन, अभी तक तो हमें बताया विटामिन B1, अब बता रहे हैं विटामिन B2 राइबोफ्लाविन। इस विटामिन की कमी से होठों के किनारों का फटना, छाले, जीभ का फटना और जीभ मोटी हो जाती, कान के पीछे, जननेंद्रियों के आसपास खुजली होती है, घाव हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, आंखों में सूखापन हो जाता है, आंखों में रोहे हो जाते हैं, नाक के आसपास खुजली होती है आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विटामिन B2 का अवशोषण तभी शरीर में होता है जब आंतों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
अब विटामिन B2 के स्रोत क्या क्या हैं? यह विटामिन खमीर, आसव, अरिष्ट, अंकुरित गेहूं, हरी मटर, हरी सेम की फली में पर्याप्त मात्रा में होता है। अन्य स्रोतों में गाय के दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियों, शाक भाजी में भी अच्छी मात्रा में विटामिन पाया जाता है। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं विटामिन B3, एंटोथेनिक एसिड। नर्वस सिस्टम के विकारों में तथा मनोरोगों में इस विटामिन का लाभ देखा गया है। इस विटामिन की कमी से हाथ पैरों में, तलुओं में जलन होती है, दाह और दर्द की समस्या हो जाती है। इस विटामिन की कमी से बाल झड़ने की समस्या और बाल असमय सफेद होने के विकार भी देखे जाते हैं। यह विटामिन खमीर, चोकर युक्त आटे में, अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां, टमाटर, छिलका सहित दालों, सूरजमुखी के बीजों में, तिल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, पालक आदि पत्तेदार शाकों में पाया जाता है। लिवर सिरोसिस और मधुमेह के कारण उत्पन्न विकारों में सहायक औषधि के रूप में इस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। अब हमें बता रहे हैं विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। इस विटामिन को एडॉर्मिन भी कहते हैं। हरी सब्जियों, पत्तेदार शाक, दूध में इसकी कम मात्रा तथा अंकुरित अनाजों में इसकी मात्रा अत्यधिक होती है। यह विटामिन दालों में, बिना पॉलिश के चावल में, खमीर, सूखी सेम, मटर में पाया जाता है। यह विटामिन गर्भावस्था की उल्टी, आधा शीशी का दर्द, चक्कर आने की समस्या में लाभप्रद है। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चढ़ने में लड़खड़ाहट, एनीमिया, रक्ताल्पता जिसे कहते हैं, मांसपेशियों की कमजोरी, चर्म विकार, मुहासों आदि में भी इस विटामिन का प्रयोग करना हितकारी पाया गया है। विटामिन B7, निकोटेनिक एसिड। इसे नियासिन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से पेलाग्रा जैसी बीमारी पैदा हो जाने का खतरा रहता है। इससे त्वचा का फटना, नर्वस सिस्टम, पाचन संस्थान, हृदय रोग हो जाते हैं। अस्थमा, मधुमेह, स्नायुविक दर्द आदि रोगों में भी इस विटामिन का प्रयोग करने से लाभ होता है। यह इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाकर रक्त शर्करा कम करने में मददगार होता है। स्पर्णीय तत्व। इस विटामिन के अभाव के कारण उत्पन्न रोगों में निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड का प्रयोग करते हैं। मतलब जब ये विटामिन कम हो जाता है, विटामिन B7, तो निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रायः निकोटिनिक एसिड के प्रयोग से कई बार एलर्जिक लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रायः निकोटिनिक एसिड के प्रयोग से कई बार एलर्जिक लक्षण उत्पन्न होने के कारण ऐसा करते हैं। यह विटामिन भोजन बनाते समय ऑक्सीकृत नहीं होता। छिलका सहित अनाज में, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश के चावल, ज्वार, बाजरा आदि में पर्याप्त मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन B12। अब इसमें गुरुदेव बता रहे हैं B12 में यह विटामिन दूध, दही, गेहूं के ज्वार के रस, अंकुरित अन्न में पाया जाता है। खमीर में भी विटामिन B12 होता है। पकाए हुए चावल 150 ग्राम रात्रि के समय। अब ये गुरुदेव बता रहे हैं इसमें हमें क्या करना है। पकाए हुए चावल 150 ग्राम रात्रि के समय 200 ग्राम दही, 10 ग्राम किशमिश मिलाकर रात भर फ्रिज में रख दें। है ना, चावल बॉईल करके और उसमें 200 ग्राम दही मिला दो और 10 ग्राम किशमिश मिलाकर रात भर फ्रिज में रख दो। फिर आगे क्या करना है, प्रातः इसे फ्रिज में से निकालकर थोड़ा तापमान सामान्य होने पर मिश्री या गुड़ मिलाकर खा लो। यदि मधुमेह के रोगी हो तो बिना गुड़ या मिश्री के खा लीजिए। यह विटामिन B12 की प्राप्ति का सहज सर्वसुलभ साधन है। अरे बाबा, हम लोग तो विटामिन B12 की कैप्सूल्स खाते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ इसको
कि 150 ग्राम चावल, बॉइल्ड चावल, रात को 200 ग्राम दही के साथ 10 ग्राम किशमिश मिलाकर रात भर फ्रिज में रख दीजिए। सुबह इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। फिर अगर डायबिटीज नहीं है, जिनको डायबिटीज है वो ऐसे ही खा लें, और जिनको डायबिटीज नहीं है वो मिश्री गुड़ मिला के खा लें। यह विटामिन B12 की प्राप्ति का सर्व सुलभ साधन है। यह प्रयोग 1 माह तक करेंगे तो शरीर में विटामिन B12 की कमी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। इस विटामिन का अवशोषण फोलिक एसिड के होने से ही हमारा शरीर कर पाता है। केंद्रीय स्नायुविक संस्थान के कार्य सही ढंग से चलाने के लिए, रक्त एवं पाचन संस्थान की कार्य क्षमता सही रखने के लिए यह विटामिन आवश्यक है। नर्वस वीकनेस, अल्प विकास, रक्ताल्पता, नाड़ियों में दर्द इत्यादि दूर करने में सफल औषधि के तौर पर इस विटामिन को देखा जाता है। आगे अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं रंगों का जीवन प्रभाव, कि रंगों का हमारे जीवन पे कैसे जीवन प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो डिफरेंट कलर हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें गुरुदेव बताते हैं रंगों का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हर व्यक्ति के शरीर का रंग होता है। इसके अतिरिक्त यह प्रचलित है कि हमारे मनोभाव के अनुसार भी हमारे शरीर का रंग बदलता रहता है। जैसे क्रोध में व्यक्ति लाल हो जाता है तो शर्म से भी लाल हो गया, उसका सफेद झूठ पकड़ा गया, डर से उसका रंग काला हो गया, रोग में उसका शरीर पीला पड़ गया, खुशी से उसके गाल गुलाबी हो गए आदि। जिस तरह व्यक्ति के मनोभाव उसके शरीर के रंग को बदलते हैं, उसी तरह विभिन्न तरह के रंग भी उसके मनोभावों को बदलते हैं। हर रंग की अपनी दुनिया है और जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें आकर्षित करते हैं। प्रत्येक रंग के अपने अपने गुण धर्म होते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू पर रंगों का गहरा प्रभाव पड़ता है। रंगों के लिए हम जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, वे उसी तरह से हमारे मनोवैज्ञानिक, जैविक, शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। शोधों के अनुसार लगभग 70 लाख विभिन्न रंग मनुष्य की नजरों से गुजरते हैं। हमारी नजरों से 70 लाख रंग गुजरते हैं पूरी लाइफ में। इसीलिए सजावट के लिए किसी रंग का चयन करते वक्त हमारे पास एक रंग के परिवार से सैकड़ों रंग मिल सकते हैं। रंगों में शीतल और अनुप्रेषित करने के गुण पाए जाते हैं। किसी भी रंग को शांत एवं गर्म कहना कलर स्पेक्ट्रम एवं उसके नजदीकी रंग पर निर्भर करता है। रंगों से भरी दुनिया के अपने अर्थ हैं। क्योंकि मनुष्य ने हमेशा से रंगों का प्रयोग किसी न किसी रूप में प्रतीक के तौर पर किया है, तो आगे गुरुदेव हमें रंगों से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं। लाल रंग, गहरा लाल रंग सुदृढ़ माना जाता है, जबकि पेल रेड यानी पिंक जेंटल रंगों की श्रेणी में आता है। अमेरिका और अन्य देशों में भी गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़ा जाता है, जबकि 1920 से पहले इसे लड़कों से सर्वाधिक संबंधित माना जाता था। मैक्सिको के एज़टेक्स ने स्पेन के लोगों को काचनील नामक कीट को मसलकर मैक्सिको के एज़टेक्स ने स्पेन के लोगों को काचनील नामक कीट को मसलकर लाल रंग बनाना सिखाया। लाल रंग को फैशन, शक्ति, वेश, उत्तेजना, प्रेम से जोड़ा जाता है। पीला रंग, चमकता पीला रंग बहुत जल्द ध्यान आकर्षित करता है। प्राचीन रोम में पीला रंग विवाह में प्रयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रंग माना जाता था। कई बार पीले रंग को सुरक्षा की दृष्टि से भी पहना जाता है, जैसे सुरक्षा कर्मियों के जैकेट, रेनकोट्स आदि का रंग आमतौर पर पीला ही होता है। पीले रंग को प्रसन्नता, सृजनात्मकता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आदि भावों से जोड़ा जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने हमें पीले रंग से जोड़ा हुआ है। नीला रंग, नीला बहुत प्रचलित रंग है। नीला रंग शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। साधारणतः नौकरी के साक्षात्कार के लिए
नीला परिधान पहनने की सलाह दी जाती है। लीजिए, क्योंकि यह निष्ठा सच्चाई का प्रतीक है। इसी कारण अमेरिकी पुलिस अधिकारी पारंपरिक रूप से नीला परिधान पहनते हैं। नीले रंग को देखभाल, समर्पण, विश्वास, शांति, सत्य आदि गुणों से जोड़ा जाता है। हरा रंग आंखों को बहुत भाता है। कई चिकित्सालयों के परिधान और पर्दे तो हरे ही होते हैं, क्योंकि यह रंग मरीजों को शांति प्रदान करता है। हरा रंग प्रकृति से संबंधित है। माना जाता है कि परियां भी इसी रंग के परिधान को पहनती हैं। मध्यकाल में यूरोप में दुल्हनें भी उत्साह को दर्शाने के लिए हरे रंग का परिधान पहनती थीं। इसे प्रकृति, ताजगी, वृद्धि, उत्साह, आशा, शांति, समन्वय आदि भावों से जोड़ा जाता है। सफेद या श्वेत। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी देशों की दुल्हनों ने शुद्धता के प्रतीक के रूप में सफेद परिधान पहनना शुरू कर दिया। हालांकि चीन और भारत में सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। सफेद पर गंदा बहुत जल्दी नजर आता है। यही वजह है कि चिकित्सक और नर्स सफेद कोट पहनते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे समझते हैं कि साफ सफाई जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेत रंग को पवित्र, पूर्णता, उज्जवल, सामंजस्य, ईमानदारी, पारदर्शिता आदि का प्रतीक माना जाता है। काला रंग। काले रंग को हमेशा से गंभीरता से जोड़ा जाता है। पश्चिम में काले रंग के कपड़ों को अंतिम संस्कार और शाम के पहनावे के रूप में प्रयोग किया जाता है। काले रंग के खलनायकों जैसे ड्रैकुला से जोड़ा जाता रहा है, क्योंकि ये आमतौर पर काले कपड़े ही पहनते थे। औपचारिक, उमंग, निष्ठा, विश्वसनीयता, शक्ति आदि का इसे प्रतीक माना जाता है। बैंगनी रंग को हमेशा से विश्वसनीयता से संबंधित रंग माना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक इस रंग को पाना बहुत मुश्किल था। क्लियोपैट्रा को 20,000 स्नेल्स को 10 दिन तक भिगोने के बाद उनके शाही कपड़ों के लिए थोड़ी सी बैंगनी डाई मिलती थी। नारंगी। रंगों में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला रंग नारंगी रंग है। पीले रंग के समान ही इससे भी सुरक्षा के लिए पहनने की रीति रही है। शिकारी लोग इस रंग को पहनना ज्यादा पसंद करते थे। नारंगी को गुलाबी के साथ मिलाकर आकर्षक गुलाबी रंग बनता है, जो बहुत जीवंत रंग है। गर्मियों में काफी चलन है। यह रंग ऊर्जा, ताकत, सुरक्षा, संवेदनशीलता आदि का प्रतीक है। हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है, उनके भी अपने विशिष्ट रंग हैं। जल का रंग हरा, पृथ्वी का रंग नारंगी और बैंगनी, अग्नि का रंग लाल व पीला, आकाश का रंग नीला है। हमारे शरीर में जितने अवयव हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म जितनी कोशिकाएं हैं, उनके भी अपने अपने अलग अलग रंग हैं। हमारे सौर मंडल में विद्यमान 9 ग्रहों के अपने रंग हैं। चंद्रमा का सफेद रंग, बृहस्पति का रंग पीला, शनि का रंग काला व नीला, मंगल का लाल, बुध का हरा, शुक्र ग्रह का सफेद, सूर्य का रंग सुनहरा है। इसी तरह ग्रहों की 12 राशियों के साथ भी अपने विशिष्ट रंग हैं। जैसे मेष का रंग मूंगिया लाल, वृषभ का रंग दूधिया सफेद, मिथुन का रंग हरा, कर्क का रंग गुलाबी, सिंह का रंग पीला, कन्या का रंग सलेटी या सफेद, तुला का रंग स्लेटी दूधिया या सफेद, वृश्चिक का रंग मूंगिया लाल या गुलाबी, धनु का रंग सुनहरा पीला, मकर का रंग हल्का लाल या स्लेटी रंग, कुंभ का रंग नीला गुलाबी या स्लेटी रंग, और मीन का रंग पीला व चमकीला सफेद। इसी तरह 10 दिशाओं के भी अपने रंग हैं। पूर्व सूर्य का रंग चमकीला सफेद, पश्चिम शनि,
इसका रंग है नीला उत्तर, ये दिशाएं भी बता रहे हैं साथ में। बुध का रंग सभी प्रकार के हरे रंग दक्षिण, मंगल का रंग लाल व मूंगिया लाल उत्तर पूर्व, बृहस्पति का रंग सुनहरा नीला दक्षिण पूर्व, शुक्र का रंग चांदी जैसा सफेद दक्षिण पश्चिम, राहु का रंग सभी प्रकार के हरे रंग उत्तर पश्चिम, और चंद्रमा का रंग मोतिया सफेद व हल्का पीला है। हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके भी अपने रंग माने गए हैं। प्रकाश दृश्य का रंग लाल, गंध का रंग हरा, ध्वनि का रंग नीला, स्पर्श का रंग बैंगनी और स्वाद का रंग नारंगी है। इसके अतिरिक्त शरीर में ताप को बढ़ाने वाला रंग पीला और शीतलता प्रदान करने वाला रंग आसमानी है। इन रंगों के सम्मिश्रण से असंख्य और अनगिनत रंगों का सृजन किया जा सकता है। रंग हमारे मन और भाव को आंदोलित, प्रेरित और प्रभावित करते हैं। प्रत्येक का अपनी पसंद का रंग होता है। जब हम अपनी रुचि और पसंद के रंग का चुनाव या प्रयोग करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता और सृजनशीलता बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपनी अभिरुचि के अनुसार रंगों से संबंधित चीजों का चयन करना चाहिए। आगे गुरुदेव हमें बताते हैं अनिद्रा। संगीत है सर्वोच्चम जून 22। अनिद्रा पर राग चिकित्सा का प्रभाव। आज के समय में बहुत सारे लोग अनिद्रा से प्रभावित हैं। नींद हमारे स्वास्थ्य और प्रसन्नता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छी और संतुलित नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है, परंतु नींद यदि पर्याप्त न हो तो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। नींद में असंतुलन को अनिद्रा की समस्या कहा जाता है। इस समस्या से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को कोशिश करने पर भी नींद नहीं आती और फलस्वरूप आवश्यकता अनुसार विश्राम नहीं मिलने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नींद संबंधी यह समस्या लाखों लोगों में पाई जाती है। वैसे तो सामान्य जीवन में प्रायः सभी लोग इसका सामना करते हैं, जैसे काम का दबाव, व्यक्तिगत या पारिवारिक घटना हो गई है, कोई किसी कार्य विशेष की चिंता आदि स्थितियों में कुछ दिनों या हफ्तों के लिए अनिद्रा की समस्या पैदा हो जाती है, परंतु यह एक सामान्य सी बात है और इस अनिद्रा की स्थिति को किसी उपचार की आवश्यकता भी नहीं होती। परिस्थितियों के ठीक हो जाने पर यह समस्या भी स्वतः ही ठीक होने लगती है, लेकिन जिन्हें 1 महीने या उससे ज्यादा समय तक लगातार अनिद्रा की समस्या हो रही हो तो फिर इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है। देव संस्कृति महाविद्यालय में योग एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अनिद्रा की समस्या के लिए सार्थक और समुचित समाधान प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण शोध कार्य विगत दिनों संपन्न कराया गया है। सन 2016 में संपन्न किए गए इस अध्ययन को शोधार्थी जानकी पटेल द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर यतेंद्र दत्त अमोली के निर्देशन व डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद के सह निर्देशन में पूरा किया गया। इस शोध अध्ययन का विषय था comparative study of the effect of yogic practice and rag puriya of insomnia, अर्थात अनिद्रा पर योगाभ्यास और राग पूरिया के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन। इस अध्ययन के प्रयोगात्मक कार्य के लिए शोधार्थी द्वारा भुज गुजरात के मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल से अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त 90 लोगों का चयन किया गया, जिनकी उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच की थी। इन चयनितों में महिला और पुरुष वर्ग को समान रूप से 3 वर्गों में विभाजित रखा गया।
प्रारंभ करने से पूर्व सभी चयनितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में जो उपकरण प्रयुक्त किया गया वह है चार्ल्स एम मॉरिन द्वारा निर्मित इंसोम्निया सिवियरिटी इंडेक्स। परीक्षण के उपरांत नियमित 40 दिनों तक शोधार्थी द्वारा योगाभ्यास और राग पुरिया का अभ्यास कराया गया। प्रतिदिन के इस अभ्यास की अवधि 20 मिनट रखी गई। कुल चयनितों में से प्रयोगात्मक प्रक्रिया के लिए 60 लोगों को ही रखा गया था। इनमें से 30 लोगों को योगाभ्यास, अन्य 30 को राग पुरिया का अभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में 10 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट उज्जाई प्राणायाम, 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करवाया गया। इसी तरह दूसरे समूह को 20 मिनट तक राग पुरिया सुनाया गया। प्रयोग की अवधि पूर्ण होने पर प्रारंभ की ही भांति शोध उपकरण द्वारा पुनः सभी चयनितों का परीक्षण किया गया। दोनों परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर पाया गया कि योगाभ्यास एवं राग पुरिया के संगीत का अनिद्रा के मरीजों पर सार्थक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही चयनित रोगों में से जिस समूह को योगाभ्यास और राग पुरिया से स्वतंत्र रखा गया उनमें अनिद्रा की समस्या का कोई खास अंतर नहीं आया। अतः शोध परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोध में प्रयुक्त यौगिक तकनीकों और राग पुरिया संगीत का अनिद्रा रोग निवारण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसका मतलब है रात को सोने से पहले 20 मिनट अगर हम राग पुरिया सुन लें तो हम अनिद्रा की शिकायत से बच सकते हैं। इन विधियों के नियमित अभ्यास के द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे अनिद्रा रोग से मुक्त हो सकता है। इन तकनीकों का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एलोपैथी की दवाइयों के समान इनका कोई अन्य दुष्परिणाम भी नहीं है, बल्कि ये उपचार विधियां ऐसी हैं जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में प्रयुक्त दोनों प्रकार की उपचार की तकनीकें अपने आप में विशिष्ट और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी हैं। योग स्वयं एक समग्र विज्ञान है। इसका उद्देश्य संपूर्ण स्वास्थ्य है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वेद, उपनिषद, गीता आदि भारतीय शास्त्रों में इसके लाभों का विस्तृत वर्णन है। इसका महत्व सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। ऐसे में रोगोपचार के लिए योग को एक समर्थ विकल्प के रूप में देखना सर्वथा उचित है। इस शोध अध्ययन के उद्देश्यों में भी यह दृष्टिकोण निहित है। शोध में प्रयुक्त दूसरी तकनीक राग पुरिया है। संगीत का मानव चेतना से गहरा संबंध है। रागों का अपना विज्ञान है जिसे समय समय पर विद्वानों से इनकी महत्ता के साथ प्रतिपादित किया गया है। संगीत में प्रयुक्त विभिन्न रागों का सीधा असर मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक चेतना पर होता है। अतः शोधार्थी ने अपने अध्ययन में इस शिक्षा के उपचारात्मक पहलू के महत्व को सामने लाने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। इससे उस अध्ययन की मौलिकता और नूतनता और अधिक बढ़ गई। उक्त दोनों विशिष्ट भारतीय विधाओं के महत्व के कारण ही इस शोधकर्ता के परिणाम में सार्थकता एवं सकारात्मक प्राप्त हुई है। अध्ययन प्रयोग के लिए सम्मिलित किए गए योगाभ्यास तरीकों का अपना अलग ही महत्व एवं प्रभाव है। जैसे सूर्य नमस्कार की विधि में आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान की प्रक्रियाएं एक साथ सम्मिलित हैं, जिनके नियमित अभ्यास से संपूर्ण स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के हर स्तर पर संतुलन और आरोग्य स्थापित होता है। अनिद्रा जैसी समस्या के कई कारण हो सकते हैं, फिर भी यह योग की ऐसी सर्वसुलभ विधि है और सहज विधि है जिसका प्रभाव सभी स्तर के अनिद्रा के रोगियों पर समान रूप से पड़ता है। दूसरी यौगिक तकनीक उज्जाई प्राणायाम है। यह प्राण संसार के नियमन द्वारा मना स्थिति को शांत और संतुलित बनाने में अत्यंत प्रभावकारी विधि है। अनिद्रा का एक बड़ा कारण आहार विहार का असंयम होता है। ऐसे में यह प्राणायाम असंयम से उत्पन्न समस्याओं को नियंत्रित करने और शारीरिक मानसिक कार्य प्रणाली में सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सहायक होती है। फलस्वरूप अनिद्रा जैसी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं।
यौगिक अभ्यास की तीसरी तकनीक भ्रामरी प्राणायाम है। इस विशिष्ट प्राणायाम का प्रभाव हृदय एवं मस्तिष्क तंत्र पर विशेष रूप से देखा जाता है। अनिद्रा की स्थिति में मस्तिष्क एवं हृदय तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राणायाम से इनकी सहजता प्राप्त करने पर अनिद्रा की समस्या का समाधान सहज ही हो जाता है। योगाभ्यास तकनीकों के जैसे ही राग पुरिया भी ऐसी तकनीक है जो मनोभावों को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित कर शांति, उल्लास, प्रसन्नता, स्थिरता जैसी क्षमताओं को विकसित करती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग पुरिया का महत्व मन को शांति, स्थिरता और असंतुलन देने से है। अतः इसका अभ्यास अनिद्रा की स्थिति से निपटने के लिए अत्यंत कारगर उपाय कहा जा सकता है। इस राग को राग बहार, यावनिक राग के नाम से भी जाना जाता है। तो राग पुरिया जो बताया है गुरुदेव ने, उसको राग बहार और यावनिक राग से भी नाम से भी जाना जाता है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। उपचार की दृष्टि से इसका अभ्यास मन को एक तरह से गहन ध्यान की अवस्था में ले जाकर शांत और सुखद अनुभूति प्राप्त करता है। अनिद्रा के उपचार की दृष्टि से दोनों विधाएं तुलनात्मक रूप से समान प्रभावकारी और उपयोगी हैं। आधुनिक चिकित्सा के दुष्प्रभावों एवं अधूरे समाधान की तुलना में अनिद्रा जैसी गंभीर समस्या के समाधान हेतु इन प्राचीन भारतीय विधाओं का अवलंबन आरोग्य वर्धन हेतु ज्यादा असरकारक है, वह प्रभावी है। इस अध्ययन के परिणामों से भी इस हाँ अब आ रही है। हाँ सभी को प्रणाम। अरे आपने बहुत अच्छा बताया। अभी मैं एक मैं पूछना चाहूंगी, एक तो चावल के लाल कण बताए हैं विटामिन डी का स्रोत, और आसव और अरिष्ट क्या होता है? आसव अरिष्ट जो आयुर्वेदिक, आसव अरिष्ट जो हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जिनको फर्मेंट करके, आप कुमारी आसव या लोहा आसव ये सब सुना होगा ना, तो उसमें फर्मेंट करके उसको बना के और नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। कई महीनों में वो आसव अरिष्ट बनते हैं। आपने अशोक अरिष्ट, वो पंचारिष्ट, झंडू ये सब सुना होगा ना, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होते हैं। और लाल कण तो एक रेड राइस तो सुना है मैंने, लाल कण का पता नहीं क्या है ये। रेड राइस तो होता है हमारा लाल रंग का चावल जो होता है, जो पहले जमाने में ऐसे हाथ से कूटते थे, उसके ऊपर लाल लाल सी वो परत सी भी रखी रहती थी। और गांव वाले एरिया में, उत्तराखंड में भी और काफी जगह अब तो रेड राइस को वैसे ही बहुत खाया जा रहा है। और बहुत अच्छा फुल ऑफ वाइटामिन होता है वो, क्योंकि उसके ऊपर की पॉलिश उतरी नहीं होती है। क्योंकि मशीन वाले हम लोग पॉलिश राइस ही खाते हैं, व्हाइट देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं करते, सब तो उनका निकल ही गया होता है। इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग कि दाल वगैरह जो भी हैं अनपॉलिश्ड आजकल अवेलेबल हैं, हो सके तो ऑर्गेनिक अनपॉलिश्ड लें, और नहीं हो सके तो कम से कम अनपॉलिश्ड वाला वो ब्रांड देख के उसको लें। क्योंकि पॉलिश करने में भी इतने केमिकल्स डाले जा रहे हैं कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो घबरा जाएंगे, लगेगा खाओ ही नहीं। और वो बाकी उसका सारा विटामिन वगैरह छिलके में से निकल जाते हैं। तो पहले तो हम ये करें कि साबुत दालें वगैरह खाएं। जैसे साबुत मूंग है, हमने उसको धो धा लिया, भिगा लिया, तो उसका छिलका तो फिर हमारे खाने में ही जाएगा ना। सोयाबीन वगैरह इस तरह की, तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत लंबे इस पर डिस्कशन की जरूरत है। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा आपने बी कॉम्प्लेक्स के बारे में तो बता दिया। अभी हमारा विटामिन ए रह गया, सी रह गया और सबसे ई रह गया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन डी। उसकी डेफिशिएंसी से तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगली बार हम लोग कुछ करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही। और सूर्य किरण चिकित्सा भी गुरुदेव ने हमें पढ़ाई है, और सूर्य देव के उससे जो है, आजकल तो धूप आ ही रही है, तो विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और 20 से ज्यादा बीमारियां हर तरह की इसमें हो जा रही हैं, हड्डियां कमजोर होने के अलावा तो वो डिप्रेशन से लेके वो इम्यूनिटी लो। अभी इन दिनों कोरोना काल में बहुत सुना होगा कि विटामिन डी भी लो, ये भी लो, तो सबको अपना लेवल चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा पाई जा रही है। सबसे मुश्किल है, हम पुराने लोग तो फिर भी थोड़ा बाहर निकल के, ये लोग तो बस अंदर एसी से निकले, एसी गाड़ी में बैठे, एसी ऑफिस में चले गए, वहां से रात को आ रहे हैं, तो इनको तो सूर्य देव जी के दर्शन ही नहीं होते। बहुत से लोगों ने तो लगता है सुबह का देखा ही नहीं होता। तो एनकरेज करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा सूर्य का लाभ लें, विटामिन डी भी लें। और उनसे 2 तरह के लाभ होते हैं, एक तो आध्यात्मिक लाभ वो अलग होता है, और ये वाला जो विटामिन डी का होता है, तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर पूरा डिटेल। और विटामिन के है,
के जो है वो भी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। अभी और भी विटामिन को 17 वगैरह कई रिसर्च करके आ गए हैं। तो ये कुछ तो विटामिन ऐसे होते हैं जो कि उसमें पानी में एब्जॉर्ब मतलब सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ ऐसे हैं विटामिन ए, ई और डी जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो उसमें हमें ये भी सावधानी रखनी है कि हम उसको ऐसे वाले फूड के संग खाएं कि इसीलिए थोड़ा बहुत तेल या मतलब ऑयली कुछ चीज जरूरी है, फैट, तो तब उसके साथ में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब चूषण होता है, हमारी आंतें उसको सोखती हैं। तो हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए। दूसरा, आयरन रिच फूड जो होता है जैसे पालक हो गया और ये सब जितने भी हैं, सबसे ज्यादा आयरन तो वैसे चौलाई में होता है, फूल गोभी में भी बहुत होता है। तो वो सब चीजों के संग अगर हम विटामिन सी लेंगे तो उसका जो है शोषण जो है एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए विटामिन सी के संग में आप अगर आयरन रिच फूड खा रहे हैं, मान लीजिए पालक की सब्जी खा रहे हैं, तो थोड़ा नींबू लेना चाहिए या आंवला ऐसी चीज, मतलब ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज अगर हो ना, तो हम खाते तो वही चीजें हैं लेकिन उसको सही ढंग से सोच समझ के खाएं। अब जैसे गुरुदेव ने अभी बताया कि कम खाना है, मित भूख, पर कम खाना है, पर सही खाना भी जरूरी है ना। कम खाने से नहीं होगा, फिर वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो कमियां आ जाएंगी। और फिर इसीलिए आजकल न्यूट्रिशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, और जो बताया ही गया है कि आहार ही औषधि है। अगर इस पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगली बार आप विटामिन ए, डी, ई और इन सब के बारे में भी बताइएगा। और दूसरा भी फर्मेंटेड राइस की बात आ रही थी, तो साउथ इंडिया में तो वो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, और अब जितने डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी ये बता रहे हैं। वो लोग तो पहले ऐसे करते थे, अभी भी करते हैं, चावल को रात को उबाल दिया, उसमें पानी डाल के बाहर ही छोड़ देते हैं, वो सुबह तक फर्मेंट हो जाता है, उसमें B12 डेवलप हो जाता है, और उसको वो लोग प्याज व्याज ये नमक जो भी कुछ उनको डालना हो डाल के खाते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर हम लोग भी कर सकें तो, और कोशिश करेंगे। नॉर्थ इंडिया में तो लगता है कि आप पुराने चावल रात का बासी खाना नहीं खाएं, पर ये अभी इस पर काफी सारी चीजें पता चली हैं, तो इस तरह से भी B12 को बढ़ा सकते हैं। और रंग चिकित्सा तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। अब जैसे हम लोगों ने, गुरुदेव ने बताया था हमें सूर्य किरण चिकित्सा, उस पुस्तक को फिर से सब लोग पढ़ लेंगे, और इस समय तो उसका बहुत ही फायदा लिया जा सकता है। और ज्योतिष में भी रंगों का बड़ा हुआ है कि मतलब ज्योतिष में भी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए सूर्य किरण, ये चिकित्सा, रंग चिकित्सा दी जाती है। आपको इस रंग के कपड़े पहने, इस रंग के नहीं पहने, या ये इस वस्तु को, इस रंग की वस्तु का दान करना या नहीं करना, तो वो भी इफेक्टिव है। और ग्रीन कलर तो हीलिंग कलर है, मतलब वो तो हीलिंग के लिए, हृदय चक्र का कलर भी है। हमारे सारे चक्रों के भी अपने अपने रंग हैं, और उनसे संबंधित जो है उपाय करने से भी हमारे चक्र ठीक होते हैं, जैसे वो उससे संबंधित वस्त्र और ये सब, वो सबको पता ही है आजकल। तो गायत्री महाविज्ञान में भी गुरुदेव ने बताया कि वृषभ आरूढ़ हरित वस्त्रधारी माँ गायत्री का ध्यान करने से, तो वृषभ स्ट्रेंथ का प्रतीक है, बैल, और हरित वस्त्रधारी, हरे रंग के वस्त्र पहने हुए माँ गायत्री, वो हीलिंग कलर के वस्त्र पहन रही हैं, तो उनका ध्यान करने से रोगों में बहुत जल्दी फायदा होता है। उन्होंने कुछ बीज मंत्र भी दिए हैं साथ में, वात पित्त कफ के लिए, तो उस पर भी अगर थोड़ा समझ लेंगे, ये एक बार पहले भी डिस्कस हो चुका है, 1-1.5 साल पहले, तो ये अगर किसी को जरूरत है तो वो इसको भी प्रयोग करें। और अभी समय कम होगा। अब रागों में तो इतना है कि अब देश विदेश में इतना ज्यादा राग चिकित्सा। अब राग दरबारी में आप जीजी का, अपनी शैल जीजी का वो सुनिए, मैं रोज रात को सुनती हूँ राग दरबारी, वो रात को सुनने वाला राग है। और शाम को जो हमारा हम लोग सुनते हैं वो राग कल्याण थाट है, जो मेडिटेशन के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। राग दरबारी भी उसी का है। और इवन ऐसे ऐसे अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारे भारतीय रागों में इतनी शक्ति है कि वो कोमा में से पेशेंट्स को निकाल लाई। 3-4 ऐसे केसेस हैं कि जब कुछ नहीं हुआ तो एक कोई संगीतज्ञ थे, उन्होंने कहा चलो इनको राग सुना के देखते हैं, तो ये तक भी हुआ है। और नादियों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और भी जो है बहुत सारे आजकल रागों पर आधारित वो भजन और वो सब आप यूट्यूब में आप ढूंढेंगे ना, मिल जाएंगे। अब जैसे एक वो था शिव का वो मंत्र वगैरह, वो दिन में राग गावती, वो दिन के समय सुनने का है, जब सब थक वक जाते हैं ना सवेरे से काम वाम करके, तो नमामि ईशा निर्मल रूपम वाला, और ये सब तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने उसमें भजन भी गाए हैं, और फिल्मी सॉन्ग भी हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। बस वो थोड़ा सर्च करके एक लिस्ट बना लें, और अपने रोग के हिसाब से भी राग का, अभी पिछले बार जो PDF भेजा था, जो IIT रिसर्च हुई है, कानपुर में IIT में रिसर्च चल रही है, तो उसमें पूरी एक रागों की लिस्ट है कि किस पर क्या करना है, उसको ढूंढ ढांड के अपनी लिस्ट बना के अपनी यूज कर सकते हैं अपन लोग, है ना। तो ये कुछ ऐसी जनरल बातें थी। अभी और भी कुछ किन्हीं को
बोलना हो तो बताएंगे, नहीं तो फिर हम आगे और कर सकते हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर जोशी, आपने बहुत सही बताया। और आप जैसे ये अनिद्रा के ऊपर जो राग है, राग पूरिया, इससे रिलेटेड अगर हमें कुछ भेज सकती हैं तो आप शेयर कर दीजिएगा, तो ग्रुप में सभी रात को सोने से पहले वो चला सकते हैं, है ना। एक तो वो सुनिए दीदी का जो है ना, उसको राग दरबारी वाला एक तुम्हें आधार गुरुवर, क्योंकि उसके बोल भी ऐसे है ना, एक्चुअल में सोते समय हम जैसा सुनते समझते हैं उसी का इफेक्ट रात भर रहता है। एक तो वो उसके बोलों का भी असर होगा, और वो सुना होगा आपने, पिछली बार शेयर किया था, एक तुम्हें आधार गुरुवर, वो राग दरबारी पर आधारित है, वो भी बहुत बढ़िया है। और पूरिया को मैं ढूंढूंगी, और आप लोग भी कोई ढूंढिएगा, जो भी मिलेंगे हम लोग आपस में शेयर करते रहेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रणाम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नीरू से कहूंगी कि आहुतियों के साथ आज के सौदे का समापन करेंगी। नीरू।